Hello friends, welcome all on my YouTube channel Biology Village, and today we study between the differences like natural resources, different types, renewable, non-renewable, non-cyclable, and biodegradable and non-biodegradable. Very simple topic and very basic topic of the biodiversity. स्टार्टिंग जब हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि कौन से बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इनकी डिफरेंट टाइप की कैटेगरी एंड डिफरेंट बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन भी कितने टाइप के होते हैं। तो हम देखते हैं इसमें नेचुरल रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ वी कैन कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड देयर आर डिफरेंट मेथड टू मेक देम feasible फॉर पब्लिक यूज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नॉन लिविंग एंड लिविंग कंपोनेंट ऑफ नेचर, जो हमारी प्रकृति है इसके जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरीके के जो कंपोनेंट्स होते हैं, और जिन्हें ह्यूमन बींग्स जो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन से वो इन्हें अपनी वेरियस रिक्वायरमेंट के लिए जैसे कि फूड, फोडर एंड शेल्टर के लिए यूज़ करती हो, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है हमारे अर्थ, क्योंकि नेचर कहाँ पे, अर्थ पे, या अर्थ नेचर का पार्ट है, तो ये कहीं ना कहीं इनका कंसर्न है कि अर्थ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, हमारी धरती से। ठीक है, सो दे आर नोन एज अर्थ रिसोर्सेज। अब एग्जाम्पल में देख लें यहाँ पे सिंपली, जैसे कि सॉइल, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम एक्सेट्रा, बहुत सारे आगे भी आएंगे। देखिए बहुत क्रिटिकल वाले आपको पता चलेंगे। अब नेचुरल रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा एक तो होता है डब करना कि मतलब मैनेजमेंट करना, और एक इस तरीके से मैनेजमेंट करना कि हमारी भी सभी रिक्वायरमेंट्स पूरी रहें जो आज की प्रेजेंट जनरेशन है, और इनकमिंग जनरेशन्स के लिए इन चीज़ों की कमी ना पड़े और ये सब कुछ मेंटेन रहे हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। तो इस तरीके के डेवलपमेंट को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी क्या होगी, डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज आवर फ्यूचर जनरेशन्स विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट, दिस इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स की। तो टाइप्स इनका जो है हम 4 बेसिस पे पहले इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला है ओरिजिन के बेस पे, दूसरा अवेलेबिलिटी एंड अबंडेंस के बेस पे, तीसरा इनकी केमिकल नेचर के बेस पे, और चौथा करके इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे ये होते हैं 2 टाइप के, एक बायोटिक रिसोर्सेज और दूसरे एबायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर। देखिए बायोस्फीयर का मतलब जहाँ हम सब लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे लिविंग और नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल्स, इस तरीके से एक बात आएगी कि इस बेसिस पे इन्हें हम लिविंग और ऑर्गेनिक मटेरियल भी कहेंगे, सच एज फॉरेस्ट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सब लिविंग बॉडी जो होती हैं इनके बारे में बात कर रहे हैं। इन एडिशन टू रिसोर्सेज दैट ऑब्टेन फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि ये कभी पहले लिविंग थे, आज ये फॉसिल्स में कन्वर्ट हो गए। तो फॉसिल फ्यूल जैसे कोल और पेट्रोलियम, ठीक है, इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। तो इसमें कौन कौन सी आ जाएंगे, जैसे फॉरेस्ट हुआ, एनिमल हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, और जो कभी मतलब एज ए लिविंग रहे थे, जो फॉसिल फ्यूल आज कहला, आज के टाइम में फॉसिल फ्यूल, बट एक टाइम इनका था कि लिविंग फॉर्म में थे, तो इनसे प्राप्त होने वाले जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, ये भी इस कैटेगरी में इंक्लूड कर जाएंगे। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो 2 टाइप के हुए, बायोटिक और एबायोटिक। तो बायोटिक में तो ये आगे जो बायोस्फीयर में पाए जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी हम देखते हैं एबायोटिक वाले। तो एबायोटिक कौन से होंगे, जो नॉन लिविंग से प्राप्त होने वाले होंगे। ठीक है, ऑप्शन फ्रॉम नॉन लिविंग, या फिर उसका अपोजिट इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक था ऊपर, इधर इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग। जैसे कि आपका लैंड, फ्रेश वाटर, एयर, हैवी मेटल्स इंक्लूडिंग जो हमारी अच्छी धातु होती है, सोना, आयरन और चांदी। AU मतलब सोने का सिंबल होता है, और Fe आयरन, इस तरीके से। और बायोलॉजिकल एक्टिविटी, चूँकि इनके जो उसमें जो डिग्रेडेशन होता है या इनके फार्मेशन में बायोलॉजिकल एक्टिविटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, क्योंकि ये नॉन लिविंग बॉडी थी। हमेशा लिविंग बॉडी पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्ट करके उन्हें कन्वर्ट किया। यहाँ भी ये शुरू से ही नॉन लिविंग थी, तो इन पर किसी बायोलॉजिकल एक्टिविटी का काम नहीं हुआ। अच्छा, अब दूसरी कैटेगरी में देखते हैं कि अवेलेबिलिटी एंड अबंडेंस के बेस पर नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। तो इसके बेस पे भी ये 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे, देखिए इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक होते हैं कि इनएग्जिस्टेबल, मतलब कि जिन्हें हम इतने रिसोर्स में प्रेजेंट हैं कि हम इन्हें कितना भी खर्च करेंगे, ठीक है, ये कभी आपके कंप्लीटली कंज्यूम नहीं कर पाएंगे हम इन्हें। बहुत सारे मतलब हैं, जैसे अकर इन अबंडेंस एंड कैन नॉट बी कंज्यूम्ड कम्प्लीटली। इतनी अबंडेंस है कि इन्हें हम कितना भी कंज्यूम करें, हम कभी इन्हें ऐसा नहीं कंप्लीट कि भाई सभी कंज्यूम हो गए, ये कभी नहीं कह सकते। जैसे कि एयर, सनलाइट, सॉइल, रेन एंड टाइडल एनर्जी, जो होता है ना वेव्स एनर्जी, टाइडल जो समुद्र जो एनर्जी डेवलप होती है उसे बोलते हैं टाइडल एनर्जी।
इसका दूसरा देखिए, यहाँ से एक नया चीज़ क्रिएट होगी जो हमारे काम में होती, एग्जिस्टेबल, जिसे हम यूज़ करके ख़त्म कर सकते हैं। एग्जिस्टेबल में क्या आता है, लाइकली टू बी फिनिश्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन। हम कंटिन्यूअस बहुत तेज़ी से उनका दोहन कर रहे हैं और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम उन्हें ख़त्म कर देंगे, तो ये होते हैं एग्जिस्टेबल। ये हमने डिफाइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी एंड ओरिजिन के बेस पे। तो इसमें कौन से आएंगे आपके, जैसे मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एटसेट्रा, दे आर ऑफ टू टाइप। इसमें एक ये भी कन्फ्यूजन होगा कि बहुत सारे जो घूम घूम के उसी कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि देखिए नेचुरल रिसोर्सेज तो एक हैं, उनका क्लासिफिकेशन भी एक की बेस पे करेंगे, किसी एक पॉइंट के बेस पे, तो एग्जाम्पल जो है वो लिमिटेड है। अब जैसे फॉसिल फ्यूल उधर भी आया था, ऑर्गेनिक में करा था हमने कि बायोटिक वालों में, तो यहाँ पे देखिए फॉसिल फ्यूल जो आ गया आपका एग्जिस्टेबल में। तो इससे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि क्लासिफिकेशन का बेसिस एक टॉपिक होता है, उसके बेस पे हम करते हैं, तो एग्जाम्पल वही लौट के उसी में आ जाएगा। जैसे फॉसिल फ्यूल जब हम ओरिजिन के बेस पे करते हैं तो जो बायोटिक रिसोर्सेज डिफाइन किए थे उसमें फॉसिल फ्यूल्स आ गए थे। अब हमने क्या है कि इनकी ओरिजिन और इनकी अवेलेबिलिटी के बेसिस पे जब हमने क्लासिफिकेशन किया तो फॉसिल फ्यूल आपका एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज में इंक्लूड हो गए, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज ना हो। अब जो एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज हैं वो दो टाइप के होंगे। कैसे, एक रिन्यूएबल होंगे जिन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, अपने आप को वो साइकिलिंग कर लेंगे, ठीक है, और मेंटेन रहेंगे। और एक दूसरे ऐसे होंगे जो नॉन रिसाइकिलेबल होंगे, जो एक बार ख़त्म हो गए दोबारा से वो अपने को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें देखते हैं नॉन रिन्यूएबल में, देखते हैं कि देखिए एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेनिश्ड बाई नेचुरल साइकिल, जो अपने को नेचुरल साइकिल के थ्रू एक बार फिर से मेंटेन करने की कैपेसिटी रखते हो, उन्हें हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि फॉरेस्ट को एक बार हम काट लेते हैं, दोबारा से फॉरेस्ट कि जो फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं जंगल में, वो दोबारा खुद निकल आते हैं, उन्हें कोई लगाता नहीं, या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उन्हें लगा देता है। कहने का मतलब वो ऐसी चीज़ें कभी खत्म नहीं हो पाएगी, दो एक साइकिल के थ्रू अपने को फर्दर मेंटेन कर लेते हैं। जैसे अंडरग्राउंड वाटर, हम कितना वाटर यूज़ करें, वाटर फाइनली वहीं चला जाता है और फिर से रिसाइकलिंग के थ्रू हमें फ्रेश वाटर मिलने लगता है, ठीक है। अच्छा, दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस एंड रिप्लेस देम एंड टू इंक्रीज, और बढ़ते भी रहते हैं, मतलब ठीक है, खुद के अंदर कैपेसिटी होती है कि जो खुद को रिप्रोड्यूस एंड रिप्लेस कर सकते हैं। दे कैन लास्ट इनडेफिनेटली एंड वी मे हार्वेस्ट देम कंटिन्यूसली थ्रू द सस्टेन प्लानिंग एंड प्रॉपर मैनेजमेंट। और इन्हें हम कह रहे हैं कंटिन्यूसली जो है सस्टेन प्लानिंग और प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू हार्वेस्ट कर सकते हैं, ये कभी खत्म नहीं। इनके अंदर खुद सेल्फ की परपेचुएशन की पावर है। सेल्फ परपेचुएशन मतलब वो ये खुद अपना जो है अमाउंट बढ़ा लेते हैं और खुद को रिकवर कर लेते हैं। एक बार अगर हम यूज़ कर लें दोबारा ये खुद अपने को रिकवर कर लेंगे। जैसे कि फॉरेस्ट, क्रॉप्स, एनिमल, वाइल्ड लाइफ, एक्वाटिक लाइफ, फिशरीज एंड वाटर, इथेनॉल वगैरह सब इसी में आता है। इथेनॉल एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, प्लांट से मिलता है। तो बट यहाँ पे एक नोट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हाउएवर इट डज नॉट मीन दैट रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये अनलिमिटेड है, ठीक है। इनके अंदर खुद की पावर है, ये खुद को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, इसलिए ये मेंटेन रहते हैं, बने रहते हैं। अगर हमारा यूज इस तरीके का एक कंटिन्यूस और अनकंट्रोल्ड कंजप्शन हम शुरू कर दें, ठीक है, और वो फास्टर के जैसे होता ना कि यूज़ करने की रेट तेज़ है और उनके रिकवर करने की रेट कम होगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा वो ख़त्म हो जाएंगे। हमारी यूज़ करने की रेट कम होना चाहिए और उनके रिकवर रेट ज़्यादा होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ यूटिलाइजेशन और रेट ऑफ रिकवरी दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए जिससे कि वो मेंटेन रहें। इसमें क्या कह रहा है, कंटिन्यूस एंड अनकंट्रोल्ड कंजप्शन फास्टर देन देयर रीजनरेशन। देखो यूज़ करने की रेट बढ़ गई और वो रीजनरेशन की रेट कम हो गई, तब रिजल्ट क्या होगा कि ये कंप्लीट एक्सटेंशन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे हमेशा के लिए, फिर कोई रिकवरी का चांस हमारे पास नहीं बचेगा, ना उनके पास बचेगा। अच्छा, इसमें दूसरी कैटेगरी क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसे देखें, ये देखिए एग्जिस्टेबल में आया है रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड आर रिसाइकल्ड अगेन आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दे आर अवेलेबल इन नेचर ओनली इन लिमिटेड अमाउंट, ये लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है एंड कैन नॉट बी रीजनरेटेड वंस दे आर एग्जिस्ट। और एक बार ये खत्म हो गया, बस एक ही बार इसे यूज़ करेंगे, दोबारा खुद को अपने को साइकिल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल है, अपने आप को रिकवर नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल जैसे फिजिकल रिसोर्सेज, कोल हमारे पास है मगर हम यूज़ कर रहे हैं, मगर एक टाइम आएगा कोल खत्म हो जाएगा, फिर खुद को रिकवरी नहीं कर पाएगा। ये वाटर की तरह नहीं है कि खुद को रिकवर कर ले। वाटर पे भी चांसेस हैं कि रेट ऑफ रीजनरेशन और रेट ऑफ कंजप्शन में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, कम से कम बराबर हो, वरना डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो और रिकवरी का रेट कम हो, तो वो खत्म हो जाएंगे, वो भी एक्सटेंसिबल नॉन रिन्यूएबल में आ जाएंगे, मगर वो अपने को रिकवर कर लेते हैं, इसलिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अब जैसे कोल है, कोल जो है खुद को रिन्यूएबल नहीं करता है, ठीक है। ऑयल डिपॉजिट्स हैं, ये भी रिन्यूएबल नहीं करते, मगर इनका एक हमारे पास बहुत बड़ा भंडार है, हम इसे यूटिलाइज कर रहे हैं। नेचुरल गैस, मिनरल, सॉइल एटसेट्रा, दिस फाउंड आफ्टर सेवरल ईयर्स, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में देखिए कि इंपॉर्टेंट क्या बात लिखा है, नोट, fossil fuels present on our planet are limited in quantity,
ठीक है। दे आर कंज्यूम्ड कम्प्लीटली, दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड एज देयर फॉर्मेशन टेक मिलियन ऑफ ईयर्स, मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद ही बन पाएंगे। हम यूज़ कर रहे हैं इन्हें मिलियन ऑफ, मतलब एनुअल ईयर में बात करें 10 साल में वो बन रही है 500 साल में। तो सिमिलरली पीडोजेनेसिस, जैसे सॉइल बनने की जो प्रोसेस होती है अकर्स इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हज़ारों सालों में बनती होती है। एंड इट नॉट रिन्यूएबल इन दी लाइफ स्पेन ऑफ वेरियस ह्यूमन जनरेशन। अगर मैं और मेरी कई जनरेशन में भी अगर हम ये बात कहें कि हम दोबारा कर लेंगे तो नहीं देख पाएंगे। मतलब एक प्रोसेस को बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। बनते एक प्रोसेस है, रिन्यूएबल है, मगर ऐसा नहीं है कि 2-3 जनरेशन हमारी निकले और हम उसे बनते हुए देख लें, नहीं, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल में आएंगे। तो पेडोजेनेसिस की जो प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन की, वो कैसी है, नॉन रिन्यूएबल प्रोसेस है। अच्छा, इसके बाद तीसरी बेस पे देखेंगे ऑन द बेस ऑफ केमिकल नेचर। तो केमिकल नेचर के बेस पे ये 3 टाइप के होते हैं। देखिए इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड मिक्स्ड। तो इनऑर्गेनिक में आप देख लीजिए एयर, वाटर एंड मेटालिक मिनरल, जैसे कि आयरन वगैरह जिसमें कार्बन नहीं होता है। और ऑर्गेनिक मिनरल जिसमें कार्बन, जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिक, फॉसिल फ्यूल्स, ये ऑर्गेनिक रिसोर्स हो गए। और मिक्स रिसोर्सेज में जैसे कि दोनों हो, जिसमें सॉइल होती है उसमें ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। अब लास्ट कैटेगरी, लास्ट जो फैक्टर है जिसके बेस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, नेशनल, मल्टीनेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो नेशनल रिसोर्सेज में आते हैं आपके जो किसी एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर रहते हैं। जैसे इंडिया हमारा, हमारा प्यारा भारत, इसकी बाउंड्री के अंदर कोई रिसोर्सेज है तो वो कहलाएगा नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे सपोज कर लो कोई टाइगर रिजर्व है, वो केवल इंडिया के बीच ऐसे स्टेट में है जो किसी दूसरी बाउंड्री से नहीं लगा हुआ है, ठीक है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कोई टाइगर रिजर्व है, उत्तर प्रदेश नेपाल से लगा हुआ नहीं चलेगा इसमें। जैसे मध्य प्रदेश सपोज कर लो, इसके अंदर कोई टाइगर रिजर्व है, ठीक है। जैसे वहाँ पे कन्हा टाइगर रिजर्व है, तो कन्हा का जो नेचुरल रिसोर्स है, अब वो भी कह रहे हैं नेशनल, तो वो कन्हा हमारा नेशनल रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि उसकी मध्य प्रदेश जो हमारा स्टेट है उसकी बाउंड्री किसी भी बाहरी दूसरे स्टेट या कंट्री से नहीं लग रही, स्टेट नहीं कंट्री से नहीं लग रही। जबकि अगर हम राजस्थान के रिसोर्स की बात करें, और राजस्थान एक बाउंड्री पाकिस्तान से लगता है, उसका पार्ट है, ठीक है। ऐसे में इधर की बात करें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का पार्ट जो है नेपाल से लगता है, नेपाल में पिलवी टाइगर रिजर्व है। अब पिलवी टाइगर रिजर्व का कुछ पार्ट नेपाल में भी आता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर राजस्थान की हम बात करें सरिस्का या दूसरे कोई जो टाइगर रिजर्व इस तरीके से जो बाउंड्री पे है, कुछ पार्ट उसका उस एरिया में चला जाता है, ऐसे होते हैं। तो उससे हम कहेंगे मल्टी नेशनल रिसोर्सेज हमारा, अब ठीक है। तो बहुत सारे रिसोर्स हमारे जो हैं नेशनल रिसोर्सेज हैं इंडिया में। अब आया मल्टी नेशनल रिसोर्सेज, देखिए दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड विद इन बाउंड्रीज ऑफ ए पार्टिकुलर कंट्री, मतलब किसी एक देश की बाउंड्री के अंदर लिमिटेड ना हो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज। तो एंड बट आर स्प्रेड इन 2 और मोर देन 2 कंट्री। जैसे कोई एक ऐसा रिसोर्सेज हो जो एक हमारे जो सिक्किम है, सिक्किम का पार्ट नेपाल से भी लगता है, सिक्किम का पार्ट भूटान से भी लगता है, सिक्किम अपना इंडिया का पार्ट है, तो ये क्या हो 3 कंट्री का पार्ट रिसोर्सेज हो गया। तो इस तरीके के जो रिसोर्सेज होंगे वो कहलाएंगे आपके मल्टी नेशनल रिसोर्स। मगर इनके दूसरे एग्जाम्पल ये हैं, जैसे कोई जो होते हैं ना बर्ड्स, हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स, साइबेरियन बर्ड्स, साइबेरिया छोड़ के इंडिया में आते हैं, तो वो साइबेरिया का भी होगा, इंडिया तो होगा, और बीच में जो कंट्री पड़ी है कभी कभी वो वहाँ भी मतलब रुक जाते हैं, तो उस कंट्री के भी रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो इस तरीके के जो रिसोर्सेज होते हैं वो आपके मल्टी नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। और इसी तरीके से नेशनल रिसोर्स में हम बात करें तो मिनरल्स एंड फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट एक होता नहीं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, पता चला इस कंट्री से उस कंट्री 4-5 कंट्री जो फॉरेस्ट ट्रैक जो है रुक ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक गया। तो इस तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, ठीक है, ये भी मल्टी नेशनल रिसोर्सेज में आते हैं। और कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो हमारे ही मतलब केवल कंट्री में, एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर उनकी लिमिटेशंस होती है, तो वो आपके नेशनल रिसोर्सेज कहलाएंगे। अब कुछ होते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जैसे दे आर शेयर्ड यूनिफॉर्मली बाई नेशंस, फॉर एग्जाम्पल एयर, लाइट, सनलाइट, इस पर किसी कंट्रोल नहीं है। एक सनलाइट है, एक सूरज है, पूरी दुनिया में उसकी रोशनी होती है, तो वो कैसा है, वो मल्टी नेशनल रिसोर्सेज है। कोई कह सकता है, कोई कंट्री कह सकता है, यूएसए कह सकता है कि सूरज मेरा है, ट्रम्प कहे कि सूरज मेरा है, नहीं किसी का नहीं, मैं किसी को सनलाइट नहीं दूंगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल, सभी का मल्टी नेशनल रिसोर्सेज है ये। अच्छा, इसके बाद एक कैटेगरी आती है इसमें वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारे घरों से निकलता है, म्यूनिसिपल बॉडी से निकलता है और बहुत तरीके से। तो इनमें एक कैटेगरी आती है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज, या रिसोर्सेज नहीं, वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं क्या होते हैं। देखिए बहुत सिंपल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि ये जो बायोडिग्रेड मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिग्रेड कर जाएं, उन्हें कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। दोज वेस्ट मटेरियल विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस इन नेचर, नॉन पॉइजन ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम बाय एक्शन ऑफ बायोटिक एलिमेंट, बायोटिक एलिमेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई एंड फ्यू मोर, एंड एबायोटिक एलिमेंट जैसे कि टेम्परेचर, ऑक्सीजन, अल्ट्रा इन, मतलब बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर की मदद से जो वेस्ट मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाए नॉन पॉइजनस मतलब सिंपल प्रोडक्ट्स में, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एंड एडिंग टू पोल्यूशन, और कोई भी मतलब पोल्यूशन ना क्रिएट करें, इसी तरीके कोई पोल्यूशन, बहुत अच्छी बात है ये। ऐसे वेस्ट मटेरियल जो मतलब हमारे बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल मतलब बायोटिक और एबायोटिक
फैक्ट्री के थ्रू डिग्रेड हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, एंड ऐसे प्रोडक्ट में जो पॉइजनस ना हो और किसी तरीके का हमारे अर्थ पे, हमारे नेचर में पोल्यूशन क्रिएट ना करें, उन्हें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। बिकॉज ऑफ द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट इवेंचुअली सस्पेंडेड एंड फेड इनटू द सॉइल। दी होल प्रोसेस इन नेचर में होती है, ठीक है, तो इसलिए वो स्लो भी हो सकती है और तेज भी हो सकती है, मतलब फास्ट भी हो सकती है, रैपिड बोलते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकेड नेचुरली एंड बिकम्स हार्मलेस आफ्टर सम टाइम, क्योंकि नेचुरली ब्रेक डाउन होता है, सॉइल में होता है। सॉइल की क्वालिटी ये होती है कि हर चीज़ का मतलब उसे एब्जॉर्ब कर लेती है और उसे मतलब लेस टॉक्सिक बना देती है, और वो ऑलरेडी टॉक्सिक नहीं है, तो इस तरह की जो इसका इफेक्ट होता है हार्मलेस जो होते हैं बहुत कम होता है इसकी हार्म। अच्छा, दे यूजली वेस्ट डू नॉट पल्यूट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को पल्यूट नहीं करते हैं। दे पल्यूट इन्वायरमेंट ओनली व्हेन देयर अमाउंट इज हार्ड। केवल जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है हमारे इन्वायरमेंट को तब पोल्यूट करता है जब उसकी क्वांटिटी, उनका जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा होता है, एंड विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड इनटू हार्मलेस, और वो किसी भी वजह से अपने सिंपलर हार्मलेस प्रोडक्ट में ब्रेक ना हो पाए, ठीक है, और राइट टाइम पे, मतलब उसी टाइम। बट लार्ज डंपिंग ऑफ वेस्ट कैन रेज सम थ्रेट टू दी लाइफ सूनर और लेटर। बहुत बड़ी मतलब मात्रा में अगर है तब ये थोड़ा सा हमारी लाइफ को थ्रेट कर सकता है। टू अवॉइड दिस, इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए, टू अवॉइड दिस सम पीपल प्रैक्टिस कंपोस्टिंग। कुछ मेथड होती है हमारे यहाँ, जैसे कंपोस्टिंग करना, ज़मीन में बड़ा सा एक होल बना के उसके अंदर बंद कर देना, या बड़े बड़े लोहे के टैंक होते हैं उसके अंदर इन्हें बंद के उन्हें मतलब ऑक्सीडाइज कर देना, इंसिनरेशन की प्रोसेस होती है। तो ये मतलब बहुत सारी टेक्निक होती है, तो कह रहा है कि सम पीपल प्रैक्टिस कंपोस्टिंग एक मेथड होती है जिसके थ्रू मतलब बहुत ज़्यादा अगर अमाउंट है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, तो उसे इस तरीके से हम मतलब इस तरीके से उसे हम मतलब वो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कि वो किसी तरीके से हमारे अर्थ को, हमारे नेचर को मतलब हार्म ना पहुंचाए। और छोटी मोटी क्वांटिटी तो वो नेचर में अल्टीमेटली अपने आप बायोलॉजिकल फैक्टर्स और बायोलॉजिकल दोनों तरीके के जो बायोटिक होते हैं और बायोटिक जैसे टेम्परेचर, अल्ट्रावायलेट्स और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ब्रेक डाउन हो जाता है और बहुत ईजिली मतलब वो कंजर्व हो जाता है, किसी तरीके को कोई हार्म नहीं पहुंचाता। अगर बहुत बड़ी अमाउंट में तो थोड़ा बहुत हमारी नेचर को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसके लिए कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं कंपोस्टिंग, ये मेथड है, ठीक है, जिसके थ्रू बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम बहुत ईजिली मतलब डिकम्पोज कर सकते हैं। इन कंपोस्टिंग में क्या करते हैं, देखिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर डम्प्ड इनटू पिट, पिट मतलब गड्ढा, एंड कवर्ड फॉर ए पीरियड, एक बहुत टाइम के लिए उसे कवर कर ढक देते हैं। ड्यू टू द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स दे विल डिकम्पोज एंड विल बी यूज्ड एज मैन्यूर। उसके बाद वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू डिकम्पोज होता है और फिर हम उसे फर्टिलाइजर की फॉर्म में यूज कर लेते हैं। मैन्यूर का मतलब हुआ एक टाइप की खाद बन जाती है और हम उसे अपने कल्टिवेशन पर्पजेज में यूज कर सकते हैं अपने फील्ड में। दे विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट एट लैंडफिल्स, ठीक है, इस तरीके से उसका अमाउंट जो होता है लैंडफिल पे कम हो जाता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज ए टाइप ऑफ वेस्ट टिपिकली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द प्लांट। ये मोस्टली कहाँ से, प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस होते हैं। दे विल बी डिग्रेडेड बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे कैन बी कॉमनली फाउंड इन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। देखिए, ध्यान रखना है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट MSW बोलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, एज ग्रीन वेजिटेबल, फूड वेस्ट, पेपर वेस्ट एंड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। प्लास्टिक कौन सी, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, नॉट, ध्यान रखना है इस चीज़ का। ये केवल हमारे जो लिविंग प्लांट्स और जो किचन वेस्ट होते हैं वो होते हैं। अदर इंक्लूड ह्यूमन वेस्ट, मैन्योर, सीवेज, स्लाटर हाउस का जो वेस्ट होता है वो, फूड मटेरियल में किचन वेस्ट एंड अदर नेचुरल वेस्ट लाइक कैटल डंग एंड कंपोस्ट आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये मतलब आसानी से डिग्रेड हो जाते हैं नेचर में, ठीक है, ध्यान रखना। स्लाटर हाउस का वेस्ट जो है वो बायोडिग्रेडेबल है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है, सॉलिड म्युनिसिपलिटी से निकलने वाला सॉलिड वेस्ट भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ये एग्जाम्पल में बहुत क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इन्वायरमेंट को थ्रेट क्या कर सकता है, खतरा क्या है, जब इसे हम लैंडफिल में मतलब इसे कंपोस्ट करने के लिए, इसे मतलब डिग्रेड करने के लिए लैंडफिल के थ्रू हम इसे वो करते हैं, तो उसमें कभी कभी मीथेन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। वो हमारे मीथेन गैस चूँकि एक ग्लोबल वार्मिंग वाली गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, तो वो एक थ्रेट काज कर सकते हैं। एक थ्रेट में इसका नाम आ सकता है लैंडफिल में मीथेन जो है का फॉर्मेशन होना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के थ्रू एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है पर एनवायरनमेंट के लिए। अच्छा, इसके यूजेज क्या हो सकते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के, देखिए, कंपोस्टिंग में खाद बनाने का काम आ सकता है। एक रिसोर्स ऑफ हीट, वैसे जो हीट प्रोड्यूस उसे हम कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल बाय मीन्स ऑफ इंसिनरेशन और जो मेथड होती है उसके थ्रू हम फ्यूल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अच्छा, कुछ प्रोसेस होती हैं जो पूरी डेनिस एकेन प्रोसेस एंड स्विस कंपोंग, ये भी प्रोसेस जो है एग्जांपल है एनारोबिक डाइजेशन किसका, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का किया जाता है। ये जापान में, साउथ कोरिया की मेथड से। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करते हैं। ये क्या होता है, ये मतलब अगर क्रिएट हो गया तो एक बार नेचर में पड़ा रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमारी नेचर, हमारे अर्थ को ये हार्मफुल होगा। जैसे दोज वेस्ट विच मटेरियल कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस। नॉन पॉइजनस में ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, पॉइजनस में ब्रेक डाउन होगा तो हमारी अर्थ के लिए खतरनाक है।
हार्मलेस सब्सटेंस में कभी भी वो डिग्रेड नहीं हो जाएगा बाय नेचुरल प्रोसेस कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड एक्ट एज ए मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन। और मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन में काम जाहिर सी बात है, जब हार्मलेस प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन नहीं होगा तो किस में होगा, हार्मफुल प्रोडक्ट में। हार्मफुल प्रोडक्ट हमारे नेचर के लिए हमेशा नुकसानदायक होंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें DDT। DDT एक केमिकल है, ठीक है, जो कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। आपने सुना होगा DDT 1998 के बाद इंडिया में और बहुत सारी कंट्री में बैन कर दिया गया, क्योंकि ये जो था पहले म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू जो मॉस्किटो जो होते हैं इन्हें मारने के काम में लाया जाता था, और इससे मॉस्किटो तो मर जाते थे, मगर ये खुद ख़त्म नहीं होता था। तो ये फिर जो पानी होता था, नालियों का जो पानी होता है ना, ये किसी वाटर बॉडी में जाके कलेक्ट हो जाता है। वाटर बॉडी में हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, हमारी गाय, हमारी भैंस, उस पानी को पी लेते थे, और ये फिर उनकी DDT उनकी बॉडी में चला जाता था। और इस बॉडी से बाद ये बायो मैग्नीफिकेशन की प्रोसेस होती है, जिससे इनकी फूड चेन के थ्रू ये बढ़ता रहता था। फिर उस एनिमल को कौन खा लेते थे, ह्यूमन बींग्स खा लेता है, जो मीट खाने वाले लोग होते हैं। अब वो उनकी बॉडी में चला गया DDT, और DDT उनकी बॉडी में भी कलेक्ट हो गया, या फिश ने खा लिया, फिश को हमने खा लिया, इस तरीके से होता था। ठीक है, अब वो फिर ये केमिकल काज करता था स्पेशली कैंसर और बहुत सारी स्किन डिजीजेस। तो इसका जो है, इस पर 1998 के बाद बहुत सारी कंट्री ने इस पर बिल्कुल बैन कर दिया, कंप्लीटली बैन जैसे बोलना चाहिए। ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल में, कि ये ख़त्म नहीं होता था। इट इज़ ए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, सो इट कैन पास्ड अलॉन्ग फूड चेन। ठीक है, फूड चेन मतलब जैसे ये क्या, ये हमने जो हमारे जो सीवेज होता है ना, नालियों में निकलता है, उसमें डाला म्यूनसिपैलिटी के लोगों ने, उसके बाद वहाँ से उन्होंने मॉस्किटो किल कर दिया, और नाली के थ्रू बह के कहाँ पहुँच गया, फ्लोइंग करके किसी नियर बाई वाटर बॉडी में। उस वाटर बॉडी में जो फिश वगैरह प्रेजेंट थी, या जो सा एक्वाटिक फाना एंड फ्लोरा था, वो सब इससे डैमेज हुआ। फिश ने खाया, उसकी बॉडी में पहुँच गया। उस फिश को जो फिश कैचर होते हैं उन्होंने पकड़ के मार्केट में सेल कर दिया। उस मार्केट में सेल करने के बाद उसे मैंने परचेस कर लिया, मैंने उस फिश को खा लिया। अब वो फिश मेरी बॉडी में DDT पहुँच गया, अभी मेरी बॉडी की सेल्स में ये कैंसर काज कर देता है। इस तरीके से कहते हैं फूड चेन के थ्रू ये अमाउंट बढ़ रहा है इसका। ठीक है, क्राफ्ट टू मैन एंड अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड हार्म देम, दिस DDT हैज़ बीन बैंड फ्रॉम द यूज इन मोस्ट कंट्री में। DDT इसलिए बंद कर दिया गया। वेस्ट आप देखते हैं, आप अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि नॉन वेस्ट क्या है। दिस वेस्ट आर द मेजर पोल्यूटेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल प्लास्टिक हुआ, मेडिकल वेस्ट हुआ, ध्यान रखना मेडिकल वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं, और म्यूनिसिपल वेस्ट। यहाँ पर देखना हमने बताया था म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बायोडिग्रेडेबल में, म्यूनिसिपल वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं। इसके बाद सिंथेटिक फाइबर्स, ग्लास, कैंस, मेटल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, रबर, सिंथेटिक रबर जो होती है, हैवी मेटल्स, बैग्स। ठीक है, न्यूक्लियर वेस्ट, ये न्यूक्लियर वेस्ट भी बहुत क्वेश्चन आता है। न्यूक्लियर वेस्ट किस कैटेगरी का है, न्यूक्लियर वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इंडस्ट्रियल पर्पजेज और एग्रीकल्चर पर्पजेज जो केमिकल यूज करे जाते हैं वो भी इसमें आते हैं। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल में। अब इसके बारे में देखते हैं ये कितने टाइप का होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक रिसाइकिल और एक दूसरा नॉन रिसाइकिल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। देखिए उस वाली कैटेगरी में एक कैटेगरी सब कैटेगरी क्रिएट हुई थी। ठीक है, तो उसमें इंपॉर्टेंट था, उसमें क्या इंपॉर्टेंट था देखिए, इसे मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, ध्यान आपको रहे। ये देखिए आपका पहली कैटेगरी जो थी, ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी एंड अबंडेंस के बेस पर हमने क्लासीफाई करा था कि एग्जिस्टेबल और नॉन एग्जिस्टेबल होते हैं। तो जो एग्जिस्टेबल वाले थे उसे 2 तरीके से हमने क्लासीफाई करा था, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, उसके बाद जो 4th कैटेगरी थी हमारी, 4th भी यहाँ पे जब हमने क्लासीफिकेशन करा था, सॉरी वो तो नेचुरल रिसोर्सेज में थे। अब बायोडिग्रेडेबल में एक बात आती है, वो उसमें एक ही कैटेगरी थी। अब दूसरा है मतलब बेस्ट मटेरियल, जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो कैटेगरी थी आपकी नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, ध्यान रखना है। अब बेस्ट प्रोडक्ट के बारे में जो कैटेगराइजेशन हो रहा है वो देखिए, ये किस में हो रहा था, नॉन बायोडिग्रेडेबल में एक कैटेगराइजेशन हो रहा है कि ये 2 टाइप के होते हैं, साइक्लेबल एंड रिसाइक्लेबल। ठीक है, सॉरी रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। दोनों मटेरियल कैसे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, आप रिसाइकिल मतलब जो कैन रिसाइकिल करके फर्दर यूज कर सकते हैं, वो आपके कहलाएंगे रिसाइकिल वेस्ट। और जो नॉन रिसाइकिल वेस्ट है वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बट वो रिसाइकिल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो उन्हें हम कहेंगे नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट। अच्छा, ये इनसे इन्वायरमेंट को हार्म क्या है, दे क्रिएट प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ देयर सीर वॉल्यूम। सीर वॉल्यूम में एक ऐसा वॉल्यूम होता है कि अगर जैसे किसी केमिकल कंपाउंड में हम देखेंगे कुछ चारों तरफ की कवरिंग है वो तो हट गई, मगर उसके अंदर का जो कोर मटेरियल था वो नहीं हटा। इसी तरीके से ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल बेस्ड मटेरियल होता है, इसका हो सकता है कुछ पार्ट जो बाहरी का जो एक्सटर्नल पार्ट हो वो डिजॉल्व हो जाए, वो हमारे लिए थ्रेट ना क्रिएट करे, मगर जो इसका जो कोर वॉल्यूम होता है, जैसे कोई पेस्टिसाइड्स है, हमने उसे एग्रीकल्चर में अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, उसने हमारे बीट्स वगैरह को तो किल कर दिया। ठीक है, हमारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, बट
उसका जो कोर हैवी मेटल्स उसके अंदर प्रेजेंट था, जो उन प्लांट की फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेटरी प्रोसेस को किल करने के बाद उनने उस बीट्स को तो ख़त्म कर दिया, मगर वो हैवी मेटल हमारी क्रॉप्स में बना रहा, वो हैवी मेटल हमारी मेन क्रॉप को नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो उसको हमने बोला है सीड वैल्यू। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो सीड वैल्यू का मतलब उसका जो कोर वैल्यूम होता है, जो सेंट्रल वैल्यूम होता है, वो जो होता है वो प्रॉब्लम काज करता ही करता है हमारे लिए। ठीक है, देखिए अब इसके लिए क्या तरीके हैं, इसे हम कैसे हैंडल करेंगे। वन वे टू डीलिंग विद नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट इज टू रिड्यूस द क्वांटिटी। एक बात यही है कि हम उन्हें कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि मजबूरी डेली लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि हम यूज़ करते हैं, तो हमारे पास एक तरीका ये है कि टू रिड्यूस क्वांटिटी उनकी कम कर दें और वो कम क्वांटिटी एनवायरनमेंट में जाए। ठीक है, कैसे कम करेंगे, हम उन्हें रिसाइकिल कर लें। तो एक ये बात है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं उनके लिए दो तरीके हैं, क्योंकि वो दो टाइप के हो जाते हैं, नॉन रिसाइकिलेबल और साइकिलेबल। ठीक है, तो उन्हें रिसाइकिल के थ्रू हम उनका अमाउंट कम कर दें। माना कि 10 किलो वो निकला, हमारे 10 kg का अमाउंट हमारे घर से निकल रहा है, तो हमने उसे क्या करा, कुछ चीज़ों को फर्दर इस्तेमाल कर लिया रिसाइकिलेबल। ठीक है, तो कितना अमाउंट रह गया, 5 kg हमने निकाल लिया। तो इस तरीके से एक तो अमाउंट कम कर सकते हैं बाई रिसाइकलिंग देम फॉर रीयूजेज बिफोर दे आर डिकम्पोज्ड या डिस्पोज्ड ऑफ आर बाई कर्टेलिंग देयर प्रोडक्शंस। ठीक है, दूसरा क्या मेथड हो सकता है, टू फाइंड वे ऑफ मेकिंग देम डिग्रेडेबल। कुछ ऐसे तरीके हम रिसर्च करें, कुछ रिसर्च करने के बाद हम डिस्कवर करें कि उन्हें किसी भी तरीके से हम डिग्रेड करना सीख जाएं, या हमारे नेचर में ऐसे केमिकल्स, हमारे ऐसे बैक्टीरिया हम क्रिएट कर लें। जैसे आपने सुना होगा बहुत जल्दी कि कुछ साइंटिस्ट ने ऐसे बैक्टीरिया बनाए जो पहले नहीं हुआ करते थे, वो आज के टाइम में प्लास्टिक को भी डिग्रेड कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारी न्यू डिस्कवरी है कि हमने जो नॉन रिसाइकेबल प्रोडक्ट थे, नॉन बायोडिग्रेडेबल थे, उन्हें भी हम डिग्रेड कर रहे हैं बाई न्यू सिंथेसाइज्ड बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक है, अच्छा अब एक सिंपल सा डिफरेंट टेबल के थ्रू हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स में बेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। भाई जो पढ़ा है उन्हें हम सीरीज़ में ज़रा मेंटेन कर दें, क्योंकि इस तरीके से भी लिखने को होता है, ये ऐसे कुछ थोड़ी सी और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बायोडिग्रेडेबल का मतलब सिंपल था कि ब्रेक डाउन इनटू नेचुरल कंपोनेंट में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और ये नेचुरल कंपोनेंट में ब्रेक डाउन नहीं होते, कैन नॉट। ठीक है, दूसरा क्या है, ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए नेचर में बने रहते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू ये बिल्कुल सिंपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ख़त्म हो जाते हैं। जबकि ये लॉन्ग टाइम तक बने रहते हैं। लॉन्ग टाइम क्या मतलब, हमेशा के लिए बने रहते हैं। तीसरा है कि इट कैन बी रिसाइकल्ड, ये रिसाइकल्ड हो सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल ये रिसाइकल्ड नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा चौथा देखते हैं, द मेन इन्वायरमेंटल थ्रेट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से क्या है कि द प्रोडक्शन मीथेन का, जब इन्हें लैंडफिल के थ्रू हम डिकम्पोज करते हैं तो उसमें कभी कभी मीथेन का प्रोडक्शन कर देते हैं। वो मीथेन जो होती है ग्लोबल वार्मिंग गैसेज है, तो हम कह सकते हैं इट काज थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट बाई प्रोड्यूसिंग मीथेन। और मीथेन की क्वालिटी होती है कि 21 टाइम 21 टाइम्स CO2 से ज़्यादा पोल्यूटेंट गैस होती है। ठीक है, अच्छा इधर क्या होता है, पुटिंग इन लैंडफिल और इंसिनरेटर दे कुड काज रन ऑफ। रन ऑफ का मतलब वहाँ से बह के निकल जाना, और कहाँ चले जाएंगे, वाटर बॉडीज में या ज़मीन के अंदर परकोलेट हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, दैट वुड पोल्यूट आवर एनवायरनमेंट एंड मेक इट डिफिकल्ट फॉर अस टू लिव हेल्दी। हमारी ज़िंदगी की जो हेल्दी है वो नहीं रह पाएगी। ठीक है, दो तरीके, देखिए ये गैस की फॉर्म में ऊपर की तरफ बॉइल्ड करी, और ये रन ऑफ होके या तो सरफेस पे या फिर नीचे परकोलेट हो जाते हैं, हमारे वाटर बॉडी जो है, हमारी ग्राउंड वाटर बॉडी, उसमें चले जाते हैं। ठीक है, और फिफ्थ देखते हैं, दे कैन हैंडलिंग बाई कंपोस्टिंग, एनारोबिक डाइजेशन, इंसिनरेशन एंड बेस्ट इंसिनरेशन। भाई कई तरीके की हमारी मेथड है हमारे पास जिससे हम इन्हें हैंडल कर सकते हैं, किन्हें, बायोडिग्रेडेबल को। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल को हैंडल करने के तरीके एक ही हमारे पास क्या है कि हम इन्हें किसी भी तरीके से रिसाइकिल कर लें पहले तो, और दूसरे तरीके क्या है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल बिन्स होती हैं, मतलब इनके जो बर्तन होते हैं जो जो इसमें रखे जाते हैं, विद बेस्ट इन देम टेक मैनी ईयर्स, इन्हें कई सालों तक हम उनमें रख सकते हैं, मगर एक टाइम ये आता है कि उसे ये पेनिट्रेट, मतलब उसे ब्रेक करके ये ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, रन ऑफ हो जाते हैं, या सॉइल पे बहने लगते हैं, हमारे वाटर सरफेस पे, मतलब हमारी अर्थ सरफेस पे ये रन ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके लिए क्या है, इन्हें लॉन्ग टाइम तक हम कहीं बंद कर सकते हैं, कुछ बड़े बड़े बिन्स बना के उनके अंदर रख सकते हैं, मगर एक टाइम ये आता है कि उसे भी ब्रेक करके पेनिट्रेट करके रन ऑफ हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इट कैन बी यूज बाय कंपोस्टिंग, सोर्स ऑफ हीट, मैन्योर, कंपोस्ट। ये जब हम इन्हें कंपोस्टिंग के थ्रू मतलब इन्हें डिग्रेड करना चाहेंगे या बेस्ट को, तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट में सोर्स ऑफ हीट का मतलब फॉर्मेशन करेंगे। कंपोस्टिंग मतलब खाद बनाने में यूज़ हो सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल के फार्म में यूज़ किया जा सकते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वाले बेस्ट मटेरियल। जबकि इधर क्या करें, दे कैन बी फर्दर यूज बाई आफ्टर रिसाइकिल। इनका फर्दर यूज करने का एक ही तरीका है कि इन्हें रिसाइकिल कर लिया जाए। ठीक है, ये किसी काम में नहीं आते।
बस रिसाइकिल करके दोबारा उसी काम में यूज़ कर सकते हैं जिस काम के लिए बनाए गए थे, जिस काम में हमने पहले यूज़ किया था। नेक्स्ट देखते हैं, डिग्रेडेशन प्रोसेस इन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ रैपिड। बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट के लिए जो हम डिग्रेडेशन प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं बहुत तेज़ी के साथ हो जाती है, जबकि यहाँ पे डिग्रेडेशन प्रोसेस जो होती है बहुत स्लो होती है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ डिकम्पोज्ड एंड डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स। ये माइक्रोब के थ्रू डिग्रेड हो जाते हैं, सबको पता, ये नहीं होते माइक्रोब। ठीक है, लास्ट वन देखते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बिकम पार्ट ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स एंड गिव बैक रैपिड टर्नओवर। मतलब टर्नओवर का मतलब किसी दूसरे प्रोडक्ट में हम उसे बहुत जल्दी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नेवर इंटर्स इन बायोजियोकेमिकल साइकिल। जो हमारी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होती है, जैसे हम फास्फोरस की बात लें, फास्फोरस हमारे अर्थ में प्रेजेंट है और फास्फोरस को हम पूरी साइकिल में यूज़ करते हैं। प्लांट उसे रूट्स के थ्रू लेते हैं अपनी बॉडी में, फिर उसे प्रोटीन में इस्तेमाल करते हैं। प्रोटीन से फिर हम उनमें जो फल आते हैं उन्हें ह्यूमन बींग खा लेता है। ह्यूमन बींग की डेथ के बाद वो फिर ज़मीन में चला जाता है। ठीक है, और फिर उसकी बॉडी से वो फास्फोरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकाल के फिर कहाँ पहुँचा देते हैं, अर्थ में पहुँच जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, फास्फोरस कंटिन्यूसली जो हमारी बायोकेमिकल साइकिल का पार्ट बना रहता है। ठीक है, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल में होता है ये कभी भी बायोकेमिकल साइकिल में एंटर नहीं करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इनकी जो साइकिलिंग है वो बहुत स्लो होती है, वरना साइकिलिंग होती ही नहीं है। मगर एक बार हमने इस्तेमाल कर लिया दोबारा ये ख़त्म ही हो जाते हैं। ठीक है, तो वेरी स्लो होती है, टॉक्सिक और काज क्या करते हैं, एयर सॉइल एंड एयर पोल्यूशन का वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो फर्दर अपनी जगह पर नहीं रिटर्न होते। जैसे मैंने बताया कि फास्फोरस कहाँ पे, अर्थ में है। अर्थ से फास्फोरस कौन लेता है, प्लांट अपनी रूट के थ्रू ले लेते हैं। फिर वो फास्फोरस उनके फ्रूट्स में आ जाता है। फ्रूट्स को कौन खा लेते हैं, सब्जियों की फार्म में हम लोग खा लेते हैं। और फिर हमारी डेथ के बाद वो फिर कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, साइकिलिंग हो रही कंटिन्यूसली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि वो डिग्रेड ही नहीं होंगे, तो वो साइकिल का पार्ट कभी नहीं बन सकते हैं। और वो कहाँ जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे जो हमारे सॉइल, एयर, वाटर, और वहाँ पे पड़े रहेंगे एज इट, और काज डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन, जैसे कि सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एंड अल्टीमेटली काज कैंसर। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका कि नेचुरल रिसोर्सेज का ऑन द बेसिस ऑफ 4 फैक्टर्स दे हैव बीन क्लासिफाइड, हमने वो आपको बताया। उसके बाद हमने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल आपको बेस्ट मटेरियल बताया और उनके डिफरेंसेस बता दिए। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से ये लेक्चर जो है कंप्लीट होता है। और इसके साथ जो ये मेरा चैनल है बायोलॉजी विलेज, इसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच गाइस।